ये अजात शत्रु। तो ये भी जवान होने लगा तो पूछा, ए पापा अपने शादी करिएगा कि हमरा भी शादी करिएगा। तब देखा एक लड़की को तलवार वलवार खोस लिया और लड़कियां भी देखी, दोनों में नैनाचार हो गया। अब लड़कियां क्या की, नहीं होता है पिक्चरवा में देखे होंगे, हीरोइनिया ऐसे जाएगी तो एक बार ऐसे मुड़ के ताक लेगी, हीरोआ पगला जाएगा, ऐसे ऐसे पीछे पीछे जाने लगेगा। ये अशोकवा पागल हो गया उस लड़किया के पीछे। लड़कियां ऐसे ताक के तरीका ऐसे जा रही थी, यही पीछे पीछे पहुंच गया उसके कहाँ तक, इधर तक आ गया। बाबू कहा, ए मैडम रुकिए, कहाँ तक दौड़ाइएगा, रुकी। कही आप बहुत पसंद आ गई हैं। तो लड़की कही आप भी तो हमको बहुत पसंद आ गया है। डिस्टर्ब हो गया कौन, अशोक। कहा एक बार और सोच लीजिए कि भारत के सबसे बड़े राजा से बात कर रहे हैं। कहा मैंने सोच लिया। कहा ठीक है। गया वापस बाबू मगध, इतनी बड़ी सेना लेके चला ना कहाँ पे, कलिंग में। और कलिंग में इतना कोहराम मचा दिया ना, इतना कत्लेआम मचा दिया, इतना तांडव मचा दिया कि खून ऐसे मतलब जमीन पे खून फैला हुआ था, लाशें उस पर तैर रही थी, किसी को नहीं छोड़ा। बच्चा बूढ़ा जवान लड़की लड़का सबको काट पीट के सब डिस्टर्ब कर दिया। कलिंग के लोग त्राहिमाम कर रहे थे। घुस गया महल में काटते कूटते, काटते उठते जैसे दरवाजा आया वैसे सामने तलवार एक आया, योद्धा था जो नकाब बना था, उसको मारा खचाक से। और जब गर्दन नीचे गिरा तो नकबवा उतर गया। तो जैसे चेहरा देखा वैसे कहा, अरे बाप ये का हो गया। जानते कौन था? जो नकाब में थी वही लड़कियां थी जिससे अशोक को प्रेम हुआ था बाबू। और उस लड़किया को गलती से गर्दन काट दिया क्योंकि नकाब पहनी थी। नकाब समझते हो ना, पहले की राजकुमारी नकाब पहनती थी, अब की लड़कियां भी नकाब पहनती हैं। पहले राजकुमारी मतलब ऐसे नकाब पहनती थी कि राजकुमारी थी, और आज की लड़की तब कांड होता था। अब की लड़कियां ऐसे बांध लेती है दुपट्टा, अब क्या लड़कियां औरों कांड करती है पहन के, है ना। भाई नहीं जान पाता है कि हमारी बहन जा रही है। इसके बाद बाबू इसका मन एकदम दुखी हो गया, तलवार वलवार फेंक दिया। कहा ओ माय गॉड, हमने अपनी गर्लफ्रेंड को मार दिया। उसने तलवार छोड़ दिया और आजीवन मतलब कसम खा लिया कि मैं युद्ध नहीं करूंगा, और जाके बौद्ध धर्म ग्रहण कर लिया। इतिहास में कहा जाता है ना कि अशोक ने अपने 99 भाइयों को मारा था। वो 99 भाई कौन थे? दुइया भाई जायज थे। 99 बाबू हई थे। जहां जहां बिंदुसरवा गया था ना, बिंदुसार, वहां वहां बचवा पैदा किया था। अभी सब मगध पे आने लगे, ए हमरो बाप था। कौन? बिंदुसार। हमरो बाप था, हमरो बाप था, हमरो बाप था। 99 ठो आ गए कि हम राजा बनेंगे, हम राजा बनेंगे। अशोक पगला गया, कहा हमारा बाप इतना बड़ा बड़ा कांड किया है, 99 ठो नाजायज औलाद पैदा कर दिया। डिस्टर्ब हो गया पूरा, और तलवार उठाया और 99 लोगों को काट पीट के खत्म कर दिया। तो इतिहास में कहा जाता है 99 भाइयों को मारा था। सही बात है, मारा था, नाजायज भाइयों को मारा था। इसका बाप जो बिंदुसार था, जगह जगह बचवा पैदा कर दिया था। उन 99 भाइयों को मारा नाजायज, और एक मारा सुसीम को जो इसका जायज भाई था। और 100 भाइयों को मारने के बाद अब गद्दी पे कौन बैठा? सम्राट अशोक। सेल्यूकस निकेटर से और चंद्रगुप्त मौर्य से भयंकर युद्ध हुआ, और चंद्रगुप्त मौर्य बहुत शक्तिशाली था, तलवार लेके मारते काटते कूटते जा रहा था। आ गए बीच में कौन? सेल्यूकस निकेटर, तलवार निकाला मारने जा रहा था। तब तक सेल्यूकस निकेटर की एक पुत्री थी जिसका नाम था कार्नेलिया। कहा ए गुरु रुकिए रुकिए रुकिए, इसको देखिए, इसको देखिए, ये मेरी लड़की है कार्नेलिया। चंद्रगुप्त मौर्य डिस्टर्ब हो गया, कहा ओ माय गॉड ये तो बड़ी सुंदर है रे। तलवार खोस लिया, चुरकिया पकड़ के घिसरा के बाहर भेजा था। बड़ी बेइज्जती हमरा किया था। चंद्रगुप्त मौर्य पगला गया, कहा ओ माय गॉड मेरे गुरु का इतना बड़ा अपमान किया। आई दोनों गुरु और शिष्य आ गए मगध पे मार करने के लिए। किसके पास? मतलब धनानंद को मारने के लिए। अब बाबू बिना रणनीति तैयार किए आप किसी राजा को मार देंगे, भले वो पियक्कड़ हो, अय्यास हो, कुछ हो। अब बाबू ये मतलब आए मार करने, और धनानंद ने गुरु और चेला दोनों जनी को बढ़िया थुराई किया बाबू। हेलो दोस्तों, नमस्कार, मैं दीपक कुमार स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल गुरुकुल पॉइंट में। आज दोस्तों अगर आप ये वीडियो देख लेंगे तो एकदम कहेंगे कि इतिहास मतलब क्या ऐसे भी पढ़ा जा सकता है। इतिहास क्या, एक ऐसा पन्ना आपको पढ़ाने जा रहा हूँ, बिल्कुल रोमांटिक और इतना मज़ेदार वीडियो है कि अगर आप शुरू से अंत तक देख लेंगे तो एकदम मज़ा आ जाएगा आपको। और वीडियो क्या है और चैप्टर क्या है? चैप्टर आपका ये है कि मगध में जो प्रारंभिक राजवंश बैठे थे उनका क्या क्या इतिहास है। ठीक है, इसके पहले हम ये जान लेते हैं कि मगध में आखिर कौन कौन थे। तो देखो इधर हमने लिखा है जो
वैदिक सभ्यता के उत्तर वैदिक काल में जो कबीला होता था वो कबीला थोड़ा बड़ा होने लगा तो उसको बोला जाता था जन। जन लोग जो रहते थे उसको जन बोला जाता था। यह थोड़ा सा और बड़ा हुआ तो इसको बोला जाने लगा ग्राम, और यह और बड़ा हुआ तो उसको बोला जाने लगा विश, और विश बहुत बड़ा हुआ तो उसको बोला जाने लगा जनपद, और जनपद बहुत बड़ा नगरीकरण हो गया तो उसे बोला जाने लगा महाजनपद। तो महाजनपद ऐसे बड़े बड़े कुल 16 महाजनपदों का उदय हुआ, जिसमें 2 जो थे वो गणतंत्रात्मक थे, यानी वज्ज और मल्ल। वज्ज मतलब इसकी राजधानी वैशाली थी और मल्ल मतलब कुशीनगर का एरिया। 2 गणतंत्रात्मक थे, अर्थात यहाँ पे लोग जनता द्वारा राजा चुना जाता था और प्रशासन चलता था। बाकी 14 जो थे वो क्या थे, राजतंत्र थे। यहाँ पे हम भारत के मैप में देखेंगे तो एक प्रश्न बहुत इंपॉर्टेंट यहाँ से बनता है कि मगध में तीन महाजनपद थे, या मगध नहीं सॉरी बिहार में। कहाँ पे, बिहार में। बिहार में 3 महाजनपद थे। ये संख्या कभी कभी पूछ देता है। मगध था, अंग था, वज्ज था। इनकी संख्या कितनी थी, 3 थी। तो पूछेगा कि बिहार में महाजनपदों की संख्या कितनी थी, तो 3 थी। उत्तर प्रदेश में पूछा जाए तो सबसे ज्यादा महाजनपदों की संख्या कहाँ पे थी, उत्तर प्रदेश में थी। काशी था, कौशल था, मल्ल था, वत्स था, कुरु था, पांचाल था, सुरसेन था और चेदी था। ये 8 महाजनपद थे आपके उत्तर प्रदेश में। इसके अलावा 3 अलग अलग स्टेट में थे। एक था आपका राजस्थान, जयपुर में विराटनगर इसकी राजधानी हुआ करती थी, मत्स्य, यहाँ 1 महाजनपद था। इसके बाद था मध्य प्रदेश यानी अवंती, यहाँ पे 1 था। आंध्र प्रदेश में अस्मक, यहाँ 1 था। इसके अलावा भारत की सीमा से यानी वर्तमान में भारत की सीमा से 2 महाजनपद थे। कौन कौन से, एक था अफगानिस्तान में गांधार जिसकी राजधानी थी तक्षशिला, और कम्बोज ये था यहाँ पे पाकिस्तान में। तो पूछेगा कि महाजनपद भारत की अब सीमा से 2 महाजनपद किस देश में आते हैं, तो एक पाकिस्तान में आता है कम्बोज और एक अफगानिस्तान में आता है गांधार। ये हो गया एक छोटा सा परिचय। अब देखते हैं इन 14 महाजनपदों में जो सबसे शक्तिशाली बन के उभरा बाबू वो था आपका मगध। कौन था, मगध था। तो मगध का जो प्रारंभिक राजवंश थे, कौन कौन राजा था, क्या क्या उनका इतिहास था, इसके बारे में जानते हैं। इसका एक ट्रिक है, और ट्रिक यह है हसीन मशूक शाह। देखो हसीन से आपका हो जाएगा हर्यक वंश, ठीक है, और उसके बाद सी से हो जाएगा शिशुनाग वंश। 9 से आपका हो जाएगा नंद वंश। सु से आपका हो जाएगा शुंग वंश, और क से हो जाएगा आपका कौरव वंश, और सा से आपका हो जाएगा सातवाहन वंश। यह कुल 6 मतलब राजवंशों ने मगध की गद्दी पे लोग बैठे थे, ठीक है। यह सबसे शक्तिशाली था। मगध की गद्दी पे बैठने वाला पहला जो राजा था वह था हर्यंक वंश का था बिंबिसार। कौन था, बिंबिसार। फिर इसका लड़का पैदा हुआ अजातशत्रु, यह बैठा। फिर इसका उदयन। तो सबसे पहले हम इनके बारे में जानते हैं। मगध की गद्दी पे सबसे पहले कौन बैठा बाबू, यहां देखो सबको नाम से लिखते जाएंगे। बिंबिसार, तो बी से इसको क्या कर देते हैं, प्रदर्शित कर देते हैं। मगध की गद्दी पे सबसे पहला राजवंश था कौन, हर्यंक वंश था। कौन था, हर्यंक वंश। पहला राजा कौन बैठा, बिंबिसार। अब बिंबिसार के बारे में जानिए। बिंबिसार जो था यह अपना राज्य मगध को बढ़ाने के लिए इसने विवाह परंपरा को मतलब आगे बढ़ाया। ये क्या करता था कि यहाँ मगध से ऐसे ऐसे क्या कर देता था, जहाँ जाता था वहाँ पे ऐसे ऐसे विवाह कर लेता था। अब विवाह ऐसे जगह करता था जहाँ पे मतलब राजा का कोई लड़का न हो, यानी नेवसाहा जमीन पा जाए वो। तो अपना राज्य बढ़ाने के लिए यह शादी करता था, जहाँ जाता था वहीं एक शादी कर लेता था।
बड़ी हरामी राजा था। ये क्या करता था, शादी करता था। जिस राज्य में जाता था देखता था कोनो का लड़का नहीं है राजा का, तो उस लड़किया से, राजकुमारी से शादी कर लेता था। दिक्कत ये था कि एक दो शादी नहीं करता था, बहुत ढेर सारा शादी कर लिया था। तो इसका लड़का जवान हो रहा था, कौन, ये अजातशत्रु। तो ये भी जवान होने लगा तो पूछा, ए पापा अपने शादी करिएगा कि हमरा भी शादी करिएगा। कहता था, गधा चुप रहो, बैठ पहले, अब हम शादी कर रहे हैं, कर लेने दो, उसके बाद तुम करना। बड़ी गड़बड़ था। ये बेचारा शादी के लिए, अब लड़का बेचारा बाप से थोड़ा कहेगा कि हमारा शादी करिए, लेकिन इतना बेशरम था ये अजातशत्रु कि अपने बाप से कहा कि हे गुरु, अरे अब तो बंद करो, कितना शादी करोगे, बुढ़ापे तक शादी करते रहोगे। कहा अभी रुको रुको रुको, अभी पहले हमको करने दो। तो अपने लड़के का शादी नहीं होने दे रहा था। कौन, बिंबिसार। ये अपना शादी करके राज्य मगध का बढ़ाता चला जा रहा था। इसका लड़कवा एक दिन बहुत बौरा गया, और बौराया और तलवार निकाला और घोंप दिया किसको, बिंबिसार को। बिंबिसार को मार दिया। अब गद्दी पे कौन बैठा, इसका लड़का, बिंबिसार का लड़का अजातशत्रु, जिसको ए से प्रदर्शित कर रहे हैं। अब कौन गद्दी पे बैठा, अजातशत्रु। तो कुछ न कुछ गुण पिता से जरूर रहेगा। पिता शादी करके राज्य बढ़ा रहा था, वही परंपरा ये भी जिंदा रखा। इसने क्या किया कि ये भी शादी करना शुरू किया। लई शादी, इतना शादी करना शुरू किया, कुछ राज्य ये भी बढ़ाया शादी करके। अब इसका लड़कवा जवान हो रहा था, कौन, उदयन। जब उदयन जवान हो रहा था तो ये भी कह रहा था कि हे पापा रुको ना, जो बाबा किए हैं वे तुम भी कर रहे हो। जो तो इसका लड़कवा था उदयन, ये कहता था, हे पिताजी हमरा शादियाँ भी करने दीजिए ना। तो ये कहता था, भाई रुक गधा, पहले हमको कर लेने दो। तो ये क्या करता था, ये भी मतलब अजातशत्रु भी शादी करके अपना राज्य मगध का बढ़ाता चला जा रहा था। इसका लड़कवा भी बौरा गया, कौन, उदयन। तलवार निकाला और घोंप दिया किसको, अजातशत्रु को। दो लोग मर गए। अजातशत्रु ने मारा अपने बाप को और उदयन ने मार दिया अपने बाप को। किस लिए, शादी के लिए। अब गद्दी पे कौन बैठा, उदयन। मगध की गद्दी पे कौन बैठा बाबू, उदयन बैठा। अब उदयन जब बैठा तो ये बड़ा होशियार था। इतिहास देखा था कि मेरे बाबा का हत्या किसने किया था, मेरे पिता ने। अब मतलब मेरे पिता का हत्या हमने कर दिया है, तो हमारा लड़कवा जो होगा वो कहीं हमारा भी ना हत्या कर देती। इसलिए अपने लड़कवा को क्या किया कि बचपन में शादी उदी कर दिया कि ताकि हम बच जाएं। तो हर्यंक वंश के 3 मुख्य राजा थे, बिंबिसार, अजातशत्रु और उदयन। तो उदयन अंतिम शासक था, कौन, हर्यंक वंश का। इसका हत्या कर दिया कौन, शिशुनाग ने। किसने कर दिया, शिशुनाग ने। अब गद्दी पे कौन बैठा, मगध की गद्दी पे शिशुनाग वंश, यश से प्रदर्शित कर रहे हैं। मगध की गद्दी पे कौन बैठा, शिशुनाग। शिशुनाग का अंतिम जो शासक था वह था कालाशोक। कौन था, कालाशोक था। कालाशोक अंतिम शासक था। और उसके बाद महापद्म नंद ने, यानी महापद्म नंद ने हत्या कर दिया किसका, शिशुनाग का। इसको मार दिया। अब गद्दी पे कौन बैठा, नंदवंश। कौन बैठा, नंदवंश। तो यहाँ पे बैठा है अब मगध की गद्दी पे नंदवंश। पहला राजा कौन था, महापद्म नंद। बहुते खचरा आदमी था, बहुते क्रूर शासक था बाबू। मगध की गद्दी पे बैठने वाला, मतलब प्राचीन समय में सबसे क्रूर शासक था महापद्म नंद। यह मगध की सीमा को बढ़ाने के लिए विवाह हुआ नहीं करता था, सीधे मार काट करके राज्य बढ़ाता था। ठीक है, तो इसने बढ़ाना शुरू किया। फिर इसका बेटा आया धनानंद। कौन आया, धनानंद। अब गद्दी पे कौन बैठा, नंद वंश के बाद, महापद्म नंद के बाद कौन बैठा, धनानंद। डी से प्रदर्शित करते हैं। ये अपने बाप से भी 20 गुना अधिक क्रूर शासक था। और ये इतना खराब शासक था कि ये जब मगध पे अपने राजमहल में बैठता था तो इसका दो ये काम था बाबू। एक काम इसका ये था कि दिन भर ऑर्केस्ट्रा देखता रहता था, और दारू पी के हमेशा ऐसे 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 बौराया रहता था। नचनिया उचनिया लगा लेता था, नचनिया उचनिया का नाच देखता था। क्योंकि इसके पहले आप देखे होंगे कि बिंबिसार ने शादी करके कुछ राज्य बढ़ाया, अजातशत्रु ने शादी करके कुछ राज्य बढ़ाया, उदयन ने भी वही परंपरा निभाया, कुछ शिशुनाग वंश ने मतलब मगध को बढ़ा दिया था, महापद्म नंद ने तो और बढ़ा दिया था। इसको मिल गया था बिना कुछ किए बहुत बड़ा साम्राज्य, कौन, मगध। अभी दिन भर बाबू दारू पी के और नचनिया का नाच देखता था, ऑर्केस्ट्रा चलाता था, और दिन भर उसी में आराम से मस्ती करता रहता था।
इसी समय, अब इसको थोड़ा सा यहाँ विराम देते हैं धनानंद को। इसी समय आप सुने होंगे कि यूनान का एक शासक था। कौन? यूनान का। कौन? ये धनानंद को यहीं थोड़ा सा रोक देते हैं। अब आते हैं यहाँ पे। एक शासक था यूनान का जिसका नाम था सिकंदर, बाप का नाम था फिलिप। कौन था? फिलिप। इसने क्या किया, 20 वर्ष की अल्पायु में इसने मतलब विश्व विजेता बनने का इसका सपना था कि पूरे विश्व को मैं जीत लूंगा, और उसे जीतने के लिए बहुत बड़ी सेना लेके यूनान से चलना शुरू किया, और काबुल के रास्ते होते हुए बहुत सारे छोटे छोटे राजाओं को, ऐसे ऐसे जो अगल बगल मिलते थे, सब राजाओं को मतलब अपनी हार स्वीकार करने के लिए मजबूर कर देता था। इसकी सेना इतनी बड़ी थी कि जो राजा देखता था वो राजा परेशान हो जाता था, इसकी सेना देख के तुरंत कहता था, ए गुरु मारिएगा नहीं, हम आपके अधीन हैं। तो वो राज्य उसी को दे देता था और कहता था कि यहाँ पे झंडा किसका रहेगा? सिकंदर महान का रहेगा। ठीक है ना? ऐसे जीतते जीतते आ गया कहाँ पे? भारत की तरफ आने लगा। यहाँ पे एक नदी बहती थी जिसका नाम था झेलम नदी। कौन सा? झेलम नदी। वहां पे एक छोटा सा राजा था जिसका नाम था आम्बिक। आम्बिक के पास जब सिकंदर की सेना गई तो आम्बिकवा डरा गया वो इसे सिकंदर की सेना देख के। कहा, ओ माय गॉड, इतनी बड़ी सेना, अरे बाप रे बाप, बड़ी थुराएंगे। तो पहले में हाथ खड़ा कर दिया, कहा कि अरे सरकार सरकार सरकार, हम आपकी सेवा करेंगे, आप हमको मारिए और ये नहीं, आप जो बोलेंगे सो करेंगे। उसने कहा ठीक है, तब बताओ कि भारत में सबसे शक्तिशाली कौन है? तो मतलब राजा कौन है? तो पता चला मगध है। अब इसने कहा कि ठीक है, तुम मेरे मिल जाओ। अब सिकंदर की मदद कौन कर रहा था? आम्बिक। इसी झेलम नदी के किनारे एक था, झेलम नदी का प्राचीन नाम था वितस्तता नदी। ठीक है? इसी वितस्तता नदी के किनारे एक राजा थे जिनका नाम था पोरस। क्या नाम था? पोरस। इनको कहीं कहीं पुरुराज भी कहा जाता है, पुरुराज भी कहा जाता है। तो जो पोरस राजा थे, 326 ईसा पूर्व में सिकंदर ने आक्रमण कर दिया झेलम नदी पे, जिसको पोरस का युद्ध के नाम से जानते हैं अथवा वितस्तता के युद्ध के नाम से जानते हैं। यहाँ पे राजा पोरस बहुत ही बहादुरी से लड़े, लेकिन फिर भी सिकंदर की सेना के सामने हार मान जाते हैं। सिकंदर की सेना जंजीरों में उनको जकड़ लेती है और जकड़ के क्या करती है, मतलब सिकंदर के पास ले जाती है। बहुत बहादुर था। उसने कहा कि मतलब सिकंदर ने कहा कि बताओ मतलब तुम्हारे साथ क्या किया जाए? तो उसने कहा कि जैसा एक वीर के साथ एक वीर करता है वैसा ही मेरे साथ किया जाए। कहा, वीर? तुम अपने आप को वीर कहते हो? कहा, हाँ, भारत का हर राजा वीर होता है और वीर के साथ वीर वाला ही हमको सजा दिया जाए। इस सिकंदर ने इसकी बहादुरी से बहुत प्रसन्न हुआ और इसके पोरस, राजा पोरस से जब वीरता से प्रभावित होकर इसकी पत्नी थी जिसका नाम था रेक्सोना, रेक्सोनवा बहुत प्रभावित हो गई। किससे? पोरस से। कही कि तो बहुत भयंकर योद्धा है भाई, इतना मतलब तनिको नहीं डर रहा है सिकंदर से। बहुत प्रभावित हुई। सिकंदरवा डर गया, कहा कि अरे मेरी पत्नियां इसको बड़ी लाइक कर रही है। तो उसने कहा, एक काम करो, इसको रक्षाबंधन बांधो। तो रक्षाबंधन बनवा दिया। किससे? रेक्सोना से। यानी सिकंदर ने अपनी पत्नी रेक्सोना से क्या करा दिया? रक्षाबंधन बनवा दिया। किसको? पोरस को, कि मतलब रक्षाबंधन बांध भाई, बना ले, नहीं पता चला हम इधर भारत में युद्ध कर रहे हैं, इधर ये पसंद कर ली, कुछ गड़बड़े कर देगी, है ना। तो रक्षाबंधन यही काम करता था। जिस राज्य को जीतता था वहां पे उसको रक्षाबंधन बनवा देता था, है ना, भाई बनवा देता था। जीतते हुए जा रहा था। अब सिकंदर की मदद कितने लोग कर रहे थे? 2 लोग कर रहे थे, आम्बिक और पोरस। पोरस भी उसके अधीन हो गया था। फिर इसके बाद यह बढ़ते बढ़ते आ गया कहाँ पे बाबू? ब्यास नदी के किनारे आ गया। ब्यास नदी के किनारे वहाँ एक नदी था। सिकंदर की सेना बहुत बड़ी थी। कहा थोड़े दिन यहाँ विश्राम करते हैं, फिर भारत में मगध पे आक्रमण करेंगे और भयंकर मार करेंगे। तो इसकी सेना यहीं पे रुकी रही। याद रखिएगा, उसी समय ये जो गांधार है ना, जिसकी राजधानी तक्षशिला थी, यहाँ पे एक प्रोफेसर थे जिनका नाम था चाणक्य। ये वहाँ पे पढ़ाते थे तक्षशिला विश्वविद्यालय में और बहुत देशभक्त थे। आपको पता होगा भारत का पहले ये हिस्सा था, पाकिस्तान, अफगानिस्तान, काबुल वबुल सब भारत का हिस्सा था।
तो मतलब चाणक्य जो थे वो बहुत मतलब डिस्टर्ब हो गए कि भैया अगर सिकंदर घुस गया मगध पे ना तो फिर वापस नहीं जाएगा और भारत जो होगा वो गुलाम बन जाएगा। किसका? सिकंदर का। यह क्या कि एक पढ़ाई लिखाई छोड़ के आज चले आए कहाँ पे? मगध में। मगध में आए तो उस समय राजा कौन था? अभी पढ़ा रहे थे, कौन था? धनानंद था। इस ससुरत नहीं क्या कर रहा था कि दारू और पी के ऑर्केस्ट्रा का नाच देख रहा था। धनानंद आए, कहे कि हे महाराजा, सिकंदर की सेना ब्यास नदी के किनारे आके रुक गई है और वो आप पे आक्रमण करने आ रही है, आप अपनी सेना अलर्ट करिए। अभी बौरा गया, कहे कोयला। चाणक्य जो थे थोड़ा कुरूप थे, ये कोयला हमको समझाएगा? ए सैनिक पकड़ो इसका, चुरकी पकड़ के बाहर खींच के ढकेल दो। तो अब बाबू धनानंद की जो मतलब सैनिक था, चाणक्य का चुरकिया पकड़ लिया। अब बाबू चुरकिया पकड़ के घिसरा के महल से बाहर कर दिया। चाणक्य जो था उसका फोटो ऐसे देखे होंगे ना, ललकार दिया किसको? धनानंद को। कहा मैं तो जा रहा हूं बेटा, लेकिन याद रखना मगध की गद्दी तुम्हारा विनाश कर देंगे साम्राज्य का, और जब तक नहीं करेंगे तब तक अपना चुरकी में गांठ नहीं बांधेंगे। वापस चला गया कहाँ? तक्षशिला चला गया। चाणक्य बहुत होशियार थे बाबू और बहुत मतलब विद्वान थे। कूटनीति राजनीति कूट कूट के भरी हुई थी, इसीलिए चरण गांव में पैदा हुए थे, इसलिए उनको क्या कहा जाता था? चाणक्य कहा जाता था। इतना कुटिल स्वभाव था बाबू कि साम दाम दंड भेद सब आता था इनको, इसलिए इनको कौटिल्य भी कहा जाता है। बचपन का नाम इनका विष्णुगुप्त था। ये अर्थशास्त्र की रचना किए थे जिसका संबंध था राजनीति से, और ये बाबू बहुते बड़े बड़े राजाओं को धूल चटाए थे चाणक्य। इनके पास 20 कन्याएं होती थी। 20 कन्या समझते? बचपन से जो सुंदर लड़कियां होती थी उनका एक ट्रेनिंग सेंटर खोल के रखे थे। जानते थे कि राजा का सबसे बड़ा कमजोरी कौन होता है? लड़कियां होती हैं। अभी आगे आप देखे हैं ना, ये सब विवाह कर रहे थे तो लड़कियां होती है, तो उनको नमक उमक की मात्रा कम खिलाते थे। और चाणक्य के पास ऐसी विद्या प्राप्त थी कि लड़कियों को 20 कन्या बना देते थे। नोच ले या फिर मतलब ब्लड से कहीं नोच ले, काट ले तो आदमी मर जाता था। तो जो राजा जैसे मानता था, प्यार से, लात से, बात से, वैसे मनाते थे। 20 कन्याओं को भी मतलब ट्रेनिंग सेंटर बनाए थे। सारा गुण था बाबू। यहाँ बेइज्जती होने के बाद कहाँ चले गए? तक्षशिला चले गए। इनका एक बहुत बढ़िया शिष्य था जिसका नाम था चंद्रगुप्त मौर्य। क्या नाम था? चंद्रगुप्त मौर्य इनका शिष्य था। बहुत ही बढ़िया शिष्य था और ये भी उसको बहुत मानते थे। ये जाति से ब्राह्मण थे, चंद्रगुप्त मौर्य शूद्र जाति से था, लेकिन दोनों में बहुत जमती थी। जब यहाँ से गए तो चंद्रगुप्त मौर्य के पास बहुत ताकत था, वो बहुत लड़ाकू था, काटता था, धाए धाए गाजर मूली की तरह सबको काटता था। लेकिन चाणक्य यहाँ से बेइज्जती का बदला लेने के लिए गए तो चंद्रगुप्त मौर्य से नहीं कहे, क्योंकि जैसे कहते वैसे अपने गुरु की बेइज्जती करने के लिए धड़ाक से पहले आ जाता धनानंद को मारने। तो इन्होंने कहा कि देखो भारत संकट में है चंद्रगुप्त मौर्य, और तुमको जो है सिकंदर की सेना, सिकंदर से लड़ाई करना होगा। ये ऐसे मुंह बा दिया चंद्रगुप्त मौर्य। कहा कि अरे सिकंदर से लड़ाई, इतनी बड़ी सेना लेके आया है, हम सिकंदर से लड़ेंगे? अब भैया बहुते गड़बड़ हो गया। डर गया चंद्रगुप्त मौर्य कि इतनी बड़ी सेना, लाखों लाखों हाथी फाथी लेके आया, हम अकेले कैसे लड़ेंगे? कहा अरे कूल डाउन बेटा, जहां पे कुछ न हो वहां पे अंधविश्वास काम आता है। कहा ये क्या होता है? कहा तुम जाओ और ब्यास नदी के किनारे पहले तो क्या करो कि सिकंदर की किसी एक सेना का टोपा, कुलाई, ये सब मार और के तुम पहन के सैनिक में घुस जाओ और ये सामान लो और इस सामान का ऐसे ऐसे प्रयोग करना सेना में। तो बाबू जहाँ कुछ नहीं आता ना वहाँ अंधविश्वास और पाखंड बहुते काम आ जाता है। अब गया बाबू ये कहाँ? सिकंदर गया ब्यास नदी किनारे, एक सैनिक पानी पी रहा था, उसको मारा धड़ाक से, आ टोपी ओपी तलवार उलवार सब ड्रेस व्रेस पहन के आ घुस गया किस में? सिकंदर की सेना में। अब चाणक्य ने जो जो बताया था करने के लिए वही करना शुरू किया। पहले दिन गया तो कुछ जौहर मिला दिया, किस में? खाने में। अब जौहर खाने के बाद आदमी मरना शुरू हो गया। आई चंद्रगुप्त मौर्य का फवा उड़ा दिया कि ब्यास नदी के बाद जो भी जाएगा, है ना, सेना में गुप्त तरीके से फैला दिया कि जो भी ब्यास नदी पार करेगा बचवा, वो मतलब दैवी शक्ति है, वो मर जाएगा। शुरुआती दौर में बाबू सेना में इतना अफवाह नहीं फैला, लेकिन चाणक्य ने ऐसा विद्या दिया था इसको, ऐसा विद्या दिया था कि यकीन नहीं करेंगे
ये क्या करता था, ऐसा दवाई बनाया था, आज डालता था खाने में, 10 दिन बाद मरना शुरू हो जाता था, पूरी की पूरी सेना का बटालियन ख़त्म हो जाता था। अब उस समय पैथोलॉजी तो था नहीं कि आदमी जांच कराए कैसे मरा है। 10 दिन पहले पता चलेगा कि आदमी क्या खाया था, सेना मर रही थी, अफवाह बनने लगा, ओ माई गॉड ये तो सही अफवाह है भाई, ब्यास नदी को जो पार करेगा वो गड़बड़े हो जाएगा। अब बाबू जान लीजिए कि ऐसा ऐसा दवाई चंद्रगुप्त मौर्य डालता था, चाणक्य जो दिया था कि कहियो डाल दिया दवाई तो खाओ 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 खाओ, सेना सिकंदर की करने लगी। कौनो चमड़वे कट कट के गिरने लगा, कोर फूट गया। कौनो कैसा डाल दिया दवाई कि पूरे की पूरी बटालियन आँखिए से आनर हो गया, दिखाइए नहीं दे रहा था। पूरी सेना में अफवाह फैल गई, ब्यास नदी जो पार करेगा भैया वो मर जाएगा। अब अफवाह काम कर दिया। ऐसे भारत के उत्तर प्रदेश में 2 ठो अफवाह फैला था, चोटी कटवा। छोटी कटवा जानते हो, अफवाह फैल गया था कि लड़कियां का चोटिया काट राती को ले जा रहा है एक आदमी है। लड़कियां सब रात भर सोती नहीं थी, चोटी पकड़ के बैठी रहती थी ऐसे सब। एक तो था मुँह नोचवा कि मुँह नोचवा आ गया है, पता नहीं कौनों का एक मुँह कोई नोच दिया होगा, अफवाह फैल गया बाबू। अब रात भर खाली लियो लियो करके सब मुँह नोचवा के पीछे दौड़ते थे। एक घटना घटा था, बेचारी एक पत्नी जो थी वो जा रही थी मतलब ऋषिया के अपने पति से मायके, और वो क्या किया कि बेचारा खोजने के लिए रात को निकल गया, उसको दौड़ा दौड़ा के लोग मुँह नोचवा कह के मार डाले। बड़ी भयानक, जहाँ पे कुछ काम नहीं करता ना अफवाह, वहाँ पे बहुत भयंकर काम करता है। तो चंद्रगुप्त मौर्य ने क्या फैलाने में सफल हो गया, अफवाह, अंधविश्वास कि ब्यास नदी की जो पार करोगे तो तुरंत जो है मर जाओगे। बहुत सारी सेना में लोग मर चुके थे, कोनो खुजली हो गया, कोनो का चमड़ा कट के गिर रहा था, कोनो अनहरे हो गया, कोनो कुछ हो गया। अब सिकंदर कहा कि ओ माय गॉड ये तो सेना डिस्टर्ब हो रही है। उसने कहा चलो तुरंत आक्रमण करो। सेना कही ओ राजा जी अब नहीं, हम भारत में जाएंगे। सेना बाबू वापस घूम के चली गई, सिकंदर भी चला गया। तो सिकंदर के साथ 2 उसके सेनापति आए थे। एक जल सेनापति था जो समुद्र के रास्ते आता था, उसका नाम था निर्याकस, तो वो भी सिकंदर के साथ जैसे सिकंदर गया वो भी चला गया। एक थल सेनापति था जिसका नाम था सेल्यूकस निकेटर। सेल्यूकस निकेटर को डाउट था, तो उसने कहा हे महाराज सिकंदर आप हमको रोक दीजिए, थोड़ा सा हमको डाउट है। और डाउट इस बात का है कि मतलब अफवाह नहीं है। तो सिकंदर का ठीक है, जो जीता हुआ राज्य है यानी पुरुराज से और पोरस का और आम्बिक का जो जीता हुआ राज्य था, पाकिस्तान अफगानिस्तान का एरिया, यह दे दिया किसको, सेल्यूकस निकेटर को, और वापस चला गया कौन, सिकंदर। इतिहास का एक पन्ना यह भी कहता है कि सिकंदर को मारने में भी चाणक्य का हाथ था। ये गया और ईरान तक जाते जाते वहां पे इसको पेट में दर्द हुआ, आप वो मर गया वहीं पे, है ना। तो मरने के बाद इतिहास में कहीं लिखा नहीं है, लेकिन मतलब कहा जाता है कि मतलब विष कन्याओं को भेजकर चाणक्य ने सिकंदर को भी मरवा दिया। तो भारत से वापस लौट गया कौन, सिकंदर, और जाके कहाँ मर गया, ईरान उरान के आसपास जाके वहाँ पे बेबीलोन में जाके मर गया। मरने के बाद बाबू अब यहाँ पे कौन था, ब्यास नदी के किनारे कौन राजा था, उसका थल सेनापति कौन, सेल्यूकस निकेटर यहाँ पे था। तो ये चला गया, तो चाणक्य जो थे सबसे बड़ा जो दुश्मन था उसको वापस कर दिया। अब कौन दुश्मन यहाँ पे था जिसने इसका चुरकिया पकड़ के बाबू भेजा था, कौन, धनानंद। कौन, धनानंद, ऑर्केस्ट्रा देखने वाला, दारू पीने वाला। अब चाणक्य कहा कि अब चंद्रगुप्त मौर्य से कहा कि अब हम चलते हैं मगध पे। कहा किस लिए, कहा जानते नहीं हो मौर्य, चंद्रगुप्त मौर्य एक बार गए थे, सिकंदर की सेना जब आ गई थी ब्यास नदी, तो हम गए थे राजा को समझाने कि भैया ऑर्केस्ट्रा देखना बंद करो और दारू शराब पीना थोड़ा कम करो, और सिकंदर आ रहा है यहाँ पे बैठ जाएगा। अब एक बार बैठ गया ना तो फिर वापस घूम के नहीं जाएगा। तो सबसे बड़ा शक्तिशाली राज्य था कौन, मगध। तो ये हमारा बाबू चंद्रगुप्त मौर्य हमारा चुरकिया पकड़ के घिसरा के बाहर भेजा था, बढ़िया बेइज्जती हमारा किया था। चंद्रगुप्त मौर्य वह पगला गया, कहा ओ माय गॉड मेरे गुरु का इतना बड़ा अपमान किया। आई दोनों गुरु और शिष्य आ गए मगध पे मार करने के लिए, किसके पास, मतलब धनानंद को मारने के लिए। अब बाबू बिना रणनीति तैयार किए आप किसी राजा को मार देंगे, भले वो पियक्कड़ हो, अय्यास हो, कुछ हो। अब बाबू ये मतलब आए मार करने, और धनानंद ने गुरु और चेला दोनों जनी को बढ़िया थुराई किया बाबू। दोनों लोग जान बचा के भगे किसी तरीके से। तो एक मतलब महिला के कुटिया में गए, रात को कहे थोड़ा सा हमको बचा लो, धनानंद बड़ी थुराई किया है। महिला ने कहा ठीक है हमारे कुटिया में विश्राम कर लो, रुका।
तो महिला जानती थी कि ये मतलब चाणक्य बहुत गुरु मतलब बड़ा विद्वान आदमी है, लेकिन आज मूर्खता का काम कर दिया है। तो उसने चाणक्य को बुद्धि देने के लिए खिचड़ी बनाया और खिचड़ी में घी डाल के खूब गर्म खिचड़ी उसको दिया दोनों को। आई दोनों गुरु और शिष्य बीचवा में जैसे हाथ डाले वैसे जल गए। कहे अरे माँ कसम मतलब जल गया, हम तो जल गए। तो बुढ़िया समझाई कि बीच से खाओगे तो जल जाओगे, किनारे से खाओ, धीरे धीरे खाओ। तब चाणक्य को समझ में आया कि ओ माय गॉड, ये तो बुढ़िया बहुत बड़ा हमको शस्त्र दे दिया। मतलब समझते हो, जो अगलिया बगलिया ये सब थे, राजा छोटकुआ, उन सबों को अब चाणक्य ने मिलाना शुरू किया अपने पे। साम दाम दंड भेद लालच सब मिलाते सब अगल बगल के जितने राजा थे वो सब इकट्ठा हो गए और एक बहुत बड़ी सेना तैयार हुआ और आक्रमण कर दिया। किस पे? चंद्रगुप्त मौर्य ने मगध पे। और मगध के राजा धनानंद को इतना थूरा काटा बाबू ने तलवार से, गाजर मूली की तरह काट के धनानंद को मार के। अब गद्दी पे कौन बैठा? चंद्रगुप्त मौर्य। और किस वंश का स्थापना किया था? यहां देखिए, मौ से हो जाएगा मौर्य वंश। किसका? मौर्य वंश। पहला राजा कौन बना बाबू? चंद्रगुप्त मौर्य। ठीक है। अब गद्दी पे कौन बैठा? चंद्रगुप्त मौर्य बैठा। कहां पे? मगध पे। चंद्रगुप्त मौर्य मतलब बहुत शक्तिशाली बना और भारत का सारा जो था राज्य इसने बड़े अच्छे से संचालित किया। एक बार ये सेल्यूकस निकेटर और अपना प्रधानमंत्री बनाया। किसको? चाणक्य को। तो सेल्यूकस निकेटर जो था वो पता करा रहा था कि आखिर हमारी सेना कैसे चली गई। पता लगाया तो पता चला कि ये चंद्रगुप्त मौर्य घुसा था हमारी सेना में और अफवाह फैला के और जहर मिला उला के सब किया। इसने आक्रमण कर दिया बहु। किस पे? मगध पे। बड़ी भयानक मार हुआ। किससे? सेल्यूकस निकेटर से और चंद्रगुप्त मौर्य से भयंकर युद्ध हुआ। और चंद्रगुप्त मौर्य बहुत शक्तिशाली था, तलवार लेके मारते काटते कूदते जा रहा था। आ गए बीच में कौन? सेल्यूकस निकेटर। तलवार निकाला, मारने जा रहा था। तब तक सेल्यूकस निकेटर की एक पुत्री थी जिसका नाम था कार्नेलिया। कहा ये गुरु रुके, इसको देखिए, ये मेरी लड़की है कार्नेलिया। चंद्रगुप्त मौर्य डिस्टर्ब हो गया। कहा ओ माय गॉड, ये तो बड़ी सुंदर है रे। तलवार खोस लिया। कहा कि इससे शादी कर लीजिए, हमारा जान बख्श दीजिए और दहेज में आपको पाकिस्तान अफगानिस्तान का एरिया आपको दे देते हैं। कहा ये तो बहुत सुंदर है, शादी कर लिया। कौन? चंद्रगुप्त मौर्य। शादी कर लिया। तो शादी करने के बाद बाबू यह लेके आया, यहां से लेके आया कार्नेलिया को, शादी किया। सेल्यूकस निकेटर को दिक्कत था, कहीं हमारी लड़कियां को युद्ध में जीत के ले गया है, कहीं डिस्टर्ब न करे। तो उसने अपने राजदूत को, सेल्यूकस निकेटर का एक राजदूत था जिसको भेजा चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में, जिसका नाम था मेगास्थनीज। क्या नाम था? मेगास्थनीज। इसने एक किताब लिखा, वो चंद्रगुप्त मौर्य के शासनकाल में आया और एक किताब लिखा इंडिका, जिससे मौर्य साम्राज्य का सारा जानकारी इंडिका में मिलता है। तो वो कहा कि नहीं ऐसा कोई दिक्कत नहीं है, अच्छे से रखा है तुम्हारी बेटी को। और अब मगध फैल गया बाबू। कहाँ तक? मगध फैल गया यहाँ तक, खूब बड़ा साम्राज्य हो गया। राजा कौन था? कौन? चंद्रगुप्त मौर्य। अब ये राजकाज अच्छे से किया और मतलब अच्छे से करने के बाद यह लास्ट समय में जैन धर्म अपना लेता है और संलेखना विधि एक होता है, राजपाट छोड़ के जंगल में जाके, और ये मतलब क्या कर लिया, मर गया। ठीक। अब गद्दी पे कौन बैठा बाबू? अब गद्दी पे बैठा बिंदुसार, यानी चंद्रगुप्त मौर्य का लड़का कौन था? बिंदुसार। यहाँ बिंबिसार और बिंदुसार समझिएगा, बिंबिसार हर्यक वंश का था और चंद्रगुप्त मौर्य का लड़का कौन था? बिंदुसार। अब गद्दी पे कौन बैठा? बिंदुसार। ये बैठा बाबू। तो ये बहुत खचरा आदमी था। खचरा समझते हो? ये क्या किया कि ये क्या करता था, मगध के बाद जहां जहां जाता था, यहाँ गया तो एक बचवा पैदा कर दिया, यहाँ गया बिना सदिये के बचवा पैदा कर दिया, इधर गया बचवा पैदा कर दिया, मारे बचवा पैदा कर दिया। ठीक ना? ये काम करता था। जहाँ जाता था, जौने पसंद आती थी उससे बच्चा पैदा कर देता था, चला आता था, फिर कहीं जाता था, फिर राजा था भाई, कुछ कर लेगा वो, है ना। ये क्या हुआ कि एक बार जम्मू कश्मीर में लोगों ने क्या कर दिया, विद्रोह कर दिया। तो बिंदुसार के दो लड़के थे, एक का नाम था अशोक
और दूसरे का नाम था सुसीम। क्या नाम था? सुसीम। सुसीम बड़ा लड़का था और अशोक छोटा लड़का था। तो सुसीम को कहा बिंदुसार ने, जाओ भाई यहाँ पे जम्मू कश्मीर में क्या हो रहा है, विद्रोह हो रहा है, और तुम जाओ वहाँ विद्रोह को दबाओ। तो ये गया सुसीम दबाने के लिए। वहाँ जनता सुसीम को इतना थूरा, भागा भागा मगध पे आगा, ए दादा बढ़िया मार दिए सब। कहा नाक कटा के भागा रख दिया। भारत का इतना बड़ा सम्राट जनता से पिटा गया, राजा से पिटा के आया होता तो तुम्हारा बात भी कोई रहता। अब बाबू डिस्टर्ब हो गया। फिर भेजा किसको? अशोक को भेजा। कहा तुम जाओ। अशोक गया ना तो जम्मू कश्मीर में इतना काटा मारा ना, सब जनता शांत, यहाँ शांत हो गया और श्रीनगर की स्थापना किया और एकदम शांति। तो पूछा जाएगा प्रश्न, श्रीनगर की स्थापना किसने किया था? तो सम्राट अशोक ने किया था। तो ये श्रीनगर का स्थापना किया, आया मगध पे। तो इसका बाप बहुत प्रभावित हुआ, बिंदुसार। इसने कहा कि जब मैं मरूंगा तो मेरा जो उत्तराधिकारी होगा वो कौन होगा? अशोक होगा। और बिंदुसार जब मर जाता है तो दोनों भाई आपस में क्या करने लगते हैं? झगड़ा करने लगते हैं, मगध पे हम बैठेंगे। दिक्कत हो गया। इतिहास में कहा जाता है ना कि अशोक ने अपने 99 भाइयों को मारा था। वो 99 भाई कौन थे? दुइया भाई जायज थे। 99 बाबू हई थे। जहाँ जहाँ बिंदुसरवा गया था ना बिंदुसार, वहाँ बचवा पैदा किया था। अभी सब मगध पे आने लगे, हमरो बाप था। कौन? बिंदुसार। हमरो बाप था। 99 ठो आ गए कि हम राजा बनेंगे। अशोक पगला गया। कहा हमारा बाप इतना बड़ा कांड किया है, 99 ठो नाजायज औलाद पैदा कर दिया। डिस्टर्ब हो गया पूरा। अब तलवार उठाया और 99 लोगों को काट पीट के खत्म कर दिया। तो इतिहास में कहा जाता है 99 भाइयों को मारा था। सही बात है, मारा था, नाजायज भाइयों को मारा था। इसका बाप जो बिंदुसार था, जगह जगह बचवा पैदा कर दिया था। उन 99 भाइयों को मारा नाजायज, और एक मारा सुसीम को जो इसका जायज भाई था। और 100 भाइयों को मारने के बाद अब गद्दी पे कौन बैठा? सम्राट अशोक। कौन बैठा? सम्राट अशोक। कहाँ पे? मगध में। अब बाबू जब ये बैठा तो ये भी बहुत विस्तार किया, लड़ाई झगड़ा करके पूरा करने लगा। इसी बीच में यह गया था एक बार ऐसे मगध से शिकार करने, है ना। तो आप सुने होंगे कलिंग एक जगह था, वहाँ पे ऐसे शिकार करने गया था, राजा था। तो वहाँ पे एक राजकुमारी भी आई थी कलिंग की शिकार करने। अभी मतलब ऐसे था रथ पे और शिकार उकार करने जा रहा था, तब तक देखा एक लड़की को, तलवार खोस लिया। और लड़कियां भी देखी, दोनों में नैनाचार हो गया। अब लड़कियां क्या की, नहीं होता है पिक्चरवा में देखे होंगे, हीरोइनिया ऐसे जाएगी तो एक बार ऐसे मुड़ के ताक लेगी, हीरोआ पगला जाएगा, ऐसे पीछे पीछे जाने लगेगा। ये अशोकवा पागल हो गया लड़कियां के पीछे। लड़कियां ऐसे ताक के तरीका ऐसे जा रही थी, यही पीछे पीछे पहुंच गया। उसके कहाँ तक? इधर तक आ गया बाबू। कहा हे मैडम रुकिए, कहाँ तक दौड़ाइएगा? रुकी। कही आप बहुत पसंद आ गई हैं। तो लड़की कही आप भी तो हमको बहुत पसंद आ गया है। अब बाबू दोनों पसंद हो गया, प्रेम हो गया। तो वो कहा कि ठीक है चलिए मैं कलिंग में आऊँगा, और आपके बाप जो है कौन है? तो कही कि नंदराज हैं। कौन है? नंदराज हैं। यानी वहाँ का राजा जो कलिंग था तो नंदराज था। कहा ठीक है मैं आता हूँ, आपके बाप से बात करता हूँ और आपको दुल्हनिया बना के ले जाएंगे। अब बाबू ये गया किसके पास? नंदराज के पास। कहा कि महाराजा नंदराज, आपकी लड़कियां हमको पसंद आ गई है, बहुत सुंदर है, हम इससे शादी करेंगे। तो नंदराज ने कहा कि तुम शादी करोगे? पहला नियम सुन लो कि हम कलिंग के अलावा किसी अदर स्टेट में शादी नहीं करते हैं। दूसरा, तुम शुद्र जाति से, तो शुद्र जाति में तो हम बिल्कुल शादी नहीं करेंगे। बहू इनकार कर दिया। डिस्टर्ब हो गया। कौन? अशोक। कहा एक बार और सोच लीजिए कि भारत के सबसे बड़े राजा से बात कर रहे हैं। कहा मैंने सोच लिया। कहा ठीक है। गया वापस बाबू मगध। इतनी बड़ी सेना लेके चला ना, कहाँ पे? कलिंग में। और कलिंग में इतना कोहराम मचा दिया ना, इतना कत्लेआम मचा दिया, इतना तांडव मचा दिया कि खून ऐसे मतलब जमीन पे खून फैला हुआ था, लाशें उस पर तैर रही थी। किसी को नहीं छोड़ा, बच्चा बूढ़ा जवान लड़की लड़का सबको काट पीट के सब डिस्टर्ब कर दिया। काटते कूटते बाबू डिस्टर्ब एकदम मारा, पूरा कलिंग में कोहराम मच गया। कलिंग के लोग त्राहिमाम कर रहे थे। घुस गया महल में काटते कूटते। काटते उठते जैसे दरवाजा आया वैसे सामने तलवार एक आया, योद्धा था जो नकाब बना था, उसके मारा खचाक से। और जब गर्दन नीचे गिरा तो नकबवा उतर गया। तो जैसे चेहरा देखा वैसे कहा अरे बाप, ये का हो गया?
जानते कौन था? जो नकाब में थी वही लड़कियां थी जिससे अशोक को प्रेम हुआ था बाबू। और उस लड़किया को गलती से गर्दन काट दिया क्योंकि नकाब पहनी थी। नकाब समझते हो ना, पहले की राजकुमारी नकाब पहनती थी, अब की लड़कियां भी नकाब पहनती हैं। पहले राजकुमारी मतलब ऐसे नकाब पहनती थी कि राजकुमारी थी, और आज की लड़की तब कांड होता था। अब की लड़कियां ऐसे बांध लेती है दुपट्टा, अब क्या लड़कियां औरों कांड करती है पहन के, है ना। भाई नहीं जान पाता है कि हमारी बहन जा रही है। इसके बाद बाबू इसका मन एकदम दुखी हो गया, तलवार वलवार फेंक दिया, कहा ओ माय गॉड, हमने अपनी गर्लफ्रेंड को मार दिया। उसने तलवार छोड़ दिया और आजीवन मतलब कसम खा लिया मैं युद्ध नहीं करूंगा, और जाके बौद्ध धर्म ग्रहण कर लिया। और बौद्ध धर्म ग्रहण करने के बाद पूरा जीवन इसने बौद्ध धर्म के लिए मतलब इतना व्यापक प्रचार प्रसार, स्तूप बनवाए, अपनी पुत्री संघमित्रा और अपने पुत्र महेंद्र को श्रीलंका भेजा, कहाँ कहाँ भेजा, बहुत सारे शिलालेख लिखवाए, सारनाथ में स्तूप बनवाया, अशोक स्तंभ बनवाया, मतलब बहुत सारा काम किया। बौद्ध धर्म का अपने चरम उत्कर्ष पे था किसके समय में? अशोक के समय में। ठीक है, तो अशोक जो था हृदय परिवर्तन हो गया, और जो है अशोक के बाद धीरे धीरे जो ये मौर्य वंश के जो राजा थे धीरे धीरे कमजोर हुए, और इनका अंतिम शासक था बृहदत्त। बृहदत्त को पुष्पमित्र शुंग ने क्या किया? बृहदत्त को मार दिया, और मारने के बाद अब मगध की गद्दी पे कौन बैठा? पुष्पमित्र शुंग बैठा। और यह जो था ब्राह्मण मतलब साम्राज्य स्थापित किया, और अश्वमेध यज्ञ करवाना प्रारंभ किया, और धीरे धीरे मौर्य वंश का पतन हो गया। बृहदत्त अंतिम शासक था, मार दिया गया। शुंग वंश के बाद बाबू अगला आया कौरव वंश, सातवाहन वंश, ये सब छोटे मोटे राजवंश थे जो मगध की गद्दी पे आए। और यहाँ पे ये था मगध का मतलब एक रोमांटिक इतिहास, जिसे मतलब क्या बोलते हैं, शायद ही आप जानते होंगे या नहीं जानते होंगे, लेकिन ये वीडियो मतलब मगध के जो राजवंश थे ये इनका वीडियो था। उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको ज़रूर पसंद आया होगा। तो उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो ज़रूर पसंद आया होगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू, धन्यवाद।